नमस्कार, स्वागत है आपका समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दूर दूर तक फैला समंदर, मनमोह लेने वाली प्राकृतिक छटा, मशहूर स्थापत्य कला और खनिज संपदा को समेटे गोवा पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छटा के लिए मशहूर है। प्रकृति गोवा को एक ऐसा अद्भुत स्वरूप प्रदान करती है जो शांति प्रिय पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को बहुत भाता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत जश्न आजादी मना रहा था, उस वक्त देश का एक छोटा सा राज्य गोवा पुर्तगालियों के चंगुल में फंसा हुआ था और आजादी के लिए बेचैन था। गोवा में आजादी की चिंगारी सुलग रही थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 में आजादी की इस भावना के लिए वहां के लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया और इसके बाद आजादी की मुहिम गोवा मुक्ति संग्राम में तेजी आई। हालांकि आजादी के लिए भारतीय सेना को विजय ऑपरेशन चलाना पड़ा और 19 दिसंबर 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बना। गोवा के भारत में विलय को 57 साल पूरा हो गया है। विशेष में आज हम आपको बताएंगे गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति मिलने के बारे में, साथ ही जानेंगे भारतीय सेना की कार्रवाई पर उस वक्त क्या थी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। साथ ही गोवा के इतिहास पर भी नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत को आजादी मिलने के करीब 14 साल बाद गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बना। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया। इसमें भारत की तीनों सेनाओं, थल, वायु और नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 15 अगस्त 1947 भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली, लेकिन एक ऐसा भी क्षेत्र था जिसे आजादी के बाद भारत का हिस्सा बनने में 14 साल लग गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोवा की। 1510 से गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तब भी गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का ही शासन था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। इस दिन यानी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा के पुर्तगालियों से मुक्ति और भारत में विलय के 57 साल पूरे हो गए हैं। आखिर में जाके हिंदुस्तान की सरकार ने यह तय किया कि अब ज़बरदस्ती गोवा को मुक्त करा लेना है। तो 18 दिसंबर 1961 को, ये नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, हिंदुस्तान की फ़ौजें गईं और बहुत ही, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा झगड़ा हुआ हो, कैजुअल्टीज़ हुई हों। 19 दिसंबर को गोवा भारत का अंग बन गया। गोवा के भारत में विलय की कहानी बेहद दिलचस्प है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए, मगर भारत का ही हिस्सा रहने वाला गोवा गुलामी में था। 1947 के बाद कई बार भारत सरकार ने पुर्तगालियों से बातचीत की मांग की, जिसे पुर्तगाली ठुकरा दे रहे थे। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत सेना की टुकड़ी भेजी। इस पूरे अभियान में भारतीय सेना ने इस बात का ख्याल रखा कि गोवा और वहां के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे। 8 से 18 दिसंबर 1961 के बीच पुर्तगाली वायुसेना को गोवा से बाहर निकालने के मकसद से कुछ बमवर्षक विमानों ने जांच उड़ानें भरी, लेकिन इसका पुर्तगाली वायुसेना पर कोई असर नहीं हुआ। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। इसकी जिम्मेदारी भारतीय सेना के दक्षिणी कमान को सौंप दिया गया, जिसमें 1 मराठा लाइट इन्फेंट्री, 20वीं राजपूत और 4 मद्रास बटालियन शामिल हुई। युद्ध में थल सेना की कमान मेजर जनरल KP कैंथ 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई। 11 दिसंबर 1961 को ही 50 पैरा ब्रिगेड ने ब्रिगेडियर सगत सिंह के नेतृत्व में पणजी पर हमला कर दिया। दूसरी ओर मर्मगोवा पर 63 ब्रिगेड ने पूर्व से हमला किया। भारत के पश्चिमी वायु कमान के एयर वाइस मार्शल एलरिक पिंटो को युद्ध में वायुसेना कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय सेना ने चारों ओर से जल, थल और वायुसेना की उस वक्त की आधुनिकतम तैयारियों के साथ
दिसंबर 17-18 की रात में ऑपरेशन विजय के तहत सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। वहाँ जो सरकार थी वो डिक्टेटरशिप थी। सालाज़ार 30 साल तक वहाँ अपना राज्य करते रहे। तो वो ये था कि कोई न इंटरनेशनल प्रेशर ज़्यादा पड़ सकता था और इंटरनल प्रेशर पुर्तगाल में होना नहीं था, क्योंकि लोग चाहते थे कि भाई थोड़ा बहुत, एक बहुत बड़ी उनकी एम्पायर थी, वो सब चली गई थी, तो जितना भी थोड़ा अफ्रीका में बचा है या हिंदुस्तान में बचा, जितना भी बचा है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। पुर्तगाली सेना की गोवा में 4000 प्रशिक्षित और 2000 अर्ध प्रशिक्षित या सामान्य सैनिकों की क्षमता थी। पुर्तगाल से कुछ गोला बारूद 17 दिसंबर को गोवा भेजने की योजना बाकी देशों के असहयोग के कारण पुर्तगाल को स्थगित करनी पड़ी। पुर्तगाली सैन्य विमान को किसी भी देश ने उतरने और ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद खाने की आपूर्ति करने वाले विमान के साथ पुर्तगाल ने कुछ गोला बारूद और ग्रेनेड गोवा भेज दिया। गोवा में पुर्तगाल के 2-3 असैनिक विमान और 2-3 एंटी एयरक्राफ्ट गन थे। तो गोवा की मुक्ति में देर की वजह मैं ये मानता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू विश्व नेता का जो ख्वाब देखते थे उसमें ये सब छोटी मोटी बातें उनके लिए लगती थी। यहाँ के लोगों के लिए गोवा की गुलामी बड़ी बात थी। 18 दिसंबर को द्वीप में विंग कमांडर मिकी ब्लैक ने हमला किया और द्वीप में पुर्तगाली सेना के मुख्यालयों को तबाह कर दिया। वहां का रनवे भी नष्ट कर दिया गया। कुछ नौकाएं पुर्तगाली गोला बारूद लेकर द्वीप से भागने का प्रयास कर रही थी, उसे भारतीय वायुसेना ने नष्ट कर दिया। बाद में पूरे दिन भारतीय वायुसेना के विमान आकाश में मंडराते रहे और थल सैनिकों को जरूरी सहयोग देते रहे। 18 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने गोवा में भी धावा बोला और विंग कमांडर NB मेमन और विंग कमांडर सुरेंद्र सिंह ने अलग अलग गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे पर भीषण बमबारी कर उसके रनवे को बर्बाद कर दिया। मैम्बोलिन हवाई अड्डे का वायरलेस केंद्र भी हवाई हमले में ध्वस्त हो गया। वहीं गोवा के 2 विमान काफी नीचे उड़ान भरते हुए रात को पाकिस्तान भाग गए। अब तक भारतीय वायुसेना का गोवा के पूरे आकाश पर कब्जा हो चुका था। भारतीय जल, थल और वायुसेना ने चौतरफा हमलों से पुर्तगाली सेना की कमर तोड़ दी। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 की सुबह पणजी के सचिवालय भवन पर तिरंगा फहरा दिया। आखिरकार पुर्तगालियों ने घुटने टेकते हुए वास्को के एक सेना के शिविर में आत्मसमर्पण कर दिया। पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल वेसेलो ई सिल्वा ने पुर्तगाल की तरफ से दस्तावेजों पर दस्तखत किए और भारत की तरफ से पुर्तगालियों के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने वाले दस्तावेजों पर ब्रिगेडियर SS ढिल्लो ने दस्तखत किए। ऑपरेशन विजय 40 घंटे से कम का था। भारतीय सेना ने इस दौरान गोवा पर 450 साल से चले आ रहे पुर्तगाली शासन का अंत कर दिया और गोवा भारतीय गणतंत्र का एक अंग बन गया। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए एक लंबा संघर्ष चला। वहां की जनता ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मनोहर लोहिया ने वहां की जनता में मुक्ति के लिए प्रेरणा का संचार किया। RSS के कार्यकर्ताओं ने भी गोवा मुक्ति संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोवा में पुर्तगालियों से आजादी के लिए 20वीं सदी के तीसरे दशक में मुहिम जोर पकड़ने लगी थी। गोवा के राष्ट्रवादियों ने TB कुन्हा की अध्यक्षता में 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया। TB कुन्हा को गोवा के राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। हालांकि बाद के करीब 2 दशकों में गोवा की आजादी के लिए कुछ खास नहीं हुआ। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी राम मनोहर लोहिया ने गोवा में मुक्ति संग्राम की अलख जगाने का काम किया। 1946 में राम मनोहर लोहिया गोवा पहुंचे। 1946 में 18 जून को राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों से पुर्तगाली उपनिवेश शासन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। इस दिन उन्होंने गोवा के लोगों को एकजुट होने और पुर्तगाली शासन के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया।
18 जून के राम मनोहर लोहिया के जोशीले भाषण ने गोवा में आजादी की लड़ाई को मजबूत किया और आगे बढ़ाया। इस वजह से 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। राम मनोहर लोहिया ने नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में गोवा में सभा करने की चेतावनी दी, मगर इस विरोध का दमन करते हुए उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एक आंदोलन शुरू हो गया था। दो बहुत ही अद्भुत शख्सियत थी, एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दूसरे डॉक्टर मेनेजीज। ये डॉक्टर मेनेजीज और लोहिया ने वहाँ एक मूवमेंट शुरू किया 46 में, और ये चलता रहा। और तरह तरह से कुछ इन लोगों ने तो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, लेकिन बीच बीच में कुछ दूसरी तरह की कोशिशें भी होती थीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1946 में हुआ, 19वीं सदी में भी कुछ कोशिशें हुई थीं। और समझ लीजिए कि करीब 20 इस तरह के 20 से ज़्यादा छोटे मोटे आंदोलन पुर्तगाली राज्य के खिलाफ हुए, लेकिन वो सब असफल रहे। गोवा के मुक्ति संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निर्णायक भूमिका थी। आजादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग रखी कि गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए। गोवा मुक्ति के लिए 1950 तक प्रदर्शन जोर पकड़ चुका था। 1954 में भारत समर्थक गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों ने दादर और नागर हवेली को मुक्त करा लिया और भारत समर्थक प्रशासन बनाकर क्रांति को और आगे बढ़ाया। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा में 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा लहराया। संघ के स्वयंसेवक 1955 से गोवा मुक्ति संग्राम में बड़े पैमाने पर शामिल हो गए। गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से प्रधानमंत्री नेहरू के इनकार के बाद जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में संघ कार्यकर्ताओं ने गोवा पहुंचकर आंदोलन शुरू किया। गोवा में जगन्नाथ राव जोशी समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर 10 साल की सजा सुनाई गई। 15 अगस्त 1955 में गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त करने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने आंदोलन शुरू किया। गोवा की आजादी की चिंगारी ने बड़ा रूप ले लिया था जब पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चला दी, जिसमें 30 अहिंसक प्रदर्शनकारी मारे गए। इस घटना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए एक नई ऊर्जा दी। तनाव बढ़ता देख भारत ने 1955 में पुर्तगाल से सारे राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। 1 सितंबर 1955 को गोवा में भारतीय काउंसुलेट को बंद किया गया। भारत ने पुर्तगाल को बाहर करने के लिए गोवा, दमन और दीव के बीच संपर्क तोड़ दिया। इस बीच पुर्तगाल ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका भी प्रभाव नहीं हुआ। जनसंघ के एक नेता होते थे डॉक्टर जगन्नाथ राव जोशी, तो वो गोवा मुक्ति आंदोलन के नायक भी माने जाते थे। ये आश्चर्य का विषय यह है कि गोवा को लिबरेट कराने के लिए नेहरू ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। 1956 में गोवा ने अपने भविष्य निर्धारण के लिए जनमत संग्रह की बात रखी, जिसे पुर्तगालियों ने नकार दिया। अगले 5 साल गोवा के लिए मुक्ति संग्राम चलता रहा, लेकिन पुर्तगाल ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा। 1961 में भारत ने यह साफ किया कि गोवा का पुर्तगाली शासन में रहना अब असंभव है। ऐसा नहीं है कि भारत ने गोवा पर अपना अधिकार जमाने के लिए एकाएक हमला कर दिया। भारत ने इसके लिए पहले कूटनीति तौर पर कोशिश की, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं मिली। पुर्तगाली किसी भी कीमत पर गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थे। 1961 में दिल्ली में 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया और पुर्तगाल से भारत छोड़ने की मांग की। फिर 24 नवंबर 1961 में ऐसी घटना घटी जिसके बाद भारत के पास सैन्य कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। इस दिन
पुर्तगाली सेना ने भारतीय नौसैनिक जहाज पर हमला कर दिया, जिसमें 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराने का फैसला किया। तरह तरह के आंदोलन हुए, कुछ में हिंसा भी थी और काफ़ी अहिंसक आंदोलन भी थे, लेकिन पुर्तगाली सरकार की जो प्रकृति थी, जो नेचर थी उसकी, वहाँ इस बात की बहुत कम गुंजाइश थी कि इन आंदोलनों का प्रभाव पड़े। और चूंकि इन आंदोलनों का प्रभाव नहीं पड़ा, तो अंततोगत्वा भारत सरकार के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं सिवाय इसके कि वो अपनी सेना भेजें। जब बड़े आंदोलन हुए, लोग मुंबई से चल करके और चारों दिशाओं से चलकर आंदोलन करते थे, गिरफ्तारियां देते थे, वहाँ की जेल में जाते थे, उन पर जुल्म ढाए जाते थे। इसके कारण से महाराष्ट्र और आसपास, महाराष्ट्र और कर्नाटक खास करके, इन 2 राज्यों में और बहुत ज़बरदस्त आक्रोश पैदा हुआ। पूरे देश में इसको लेकर के बहस शुरू हुई और एक पब्लिक प्रेशर, लोगों का दबाव भारत सरकार पर पड़ा, जिसके कारण फिर उन्होंने अंततः जो गोवा की मुक्ति के लिए सेना उना भेजनी पड़ी, वो भेजा। ऑपरेशन विजय में 30 पुर्तगाली मारे गए थे, जबकि 22 भारतीय जवानों ने अपना बलिदान दिया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत ने 4,668 पुर्तगालियों को बंदी बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करा लिया। गोवा की लड़ाई कुछ ही घंटों चली, लेकिन दुनिया भर के देशों में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ देश भारत के साथ खड़े थे, तो कुछ ने भारत को अपने आदर्शों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया। अगर गोवा एक इम्तिहान कहिए पोर्चुगल का है। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियों के साझा प्रयास से गोवा को आजाद करा लिया गया। वो भारत का हिस्सा बन गया था। इस खबर के आते ही पुर्तगाल ने भारत से सारे कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। इस घटना पर पूरे विश्व ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये प्रतिक्रियाएं उस वक्त के विश्व ध्रुवीकरण को भी दर्शाती थीं। हमारी मजबूरी थी। कब तक भाई, 47 में हम आज़ाद हुए, तो हमने 14 साल इंतज़ार किया। लोगों ने आंदोलन किए, इन आंदोलनों का असर हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह कि भारतीय सरकार ने अचानक नहीं फौज भेज दी थी, वो डिप्लोमेटिक कोशिशें भी कर रहे थे कि किसी तरह पुर्तगाली सरकार मान जाए, लेकिन डिक्टेटरशिप जहाँ चल रही होती है वहाँ इंटरनेशनल प्रेशर भी कोई बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं है। सोवियत संघ शुरू से ही गोवा पर भारत के अधिकार का समर्थक था। उसने खुले शब्दों में गोवा में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का स्वागत किया था और भारत से आग्रह किया था कि वो इसमें सक्रिय भूमिका अदा करे। गोवा की आज़ादी की लड़ाई के वक्त सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव भारत की यात्रा पर थे। उन्होंने भारत की भूमिका की प्रशंसा की थी। बाद में सोवियत संघ ने गोवा को लेकर भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में एक निंदा प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो का भी इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ कई अफ्रीकी देश भी थे जो गोवा जैसी परिस्थितियां झेल रहे थे। उन्होंने भी भारतीय कार्रवाई को सही ठहराया। रेडियो घाना ने गोवा पर भारतीय सैन्य कार्रवाई को लिबरेशन ऑफ गोवा का नाम दिया और आशा व्यक्त की कि एक दिन आएगा जब कई और देश उपनिवेशवाद से आजाद होंगे। मजबूर हो गए थे और कोई रास्ता नहीं था हमारे सामने। और आप खुद इस बात को सोचिए कि गोवा के लोग आखिर वो हमारे ही अंग थे, वो पिसे जा रहे हैं और हम खामोश बैठे रहें। तो मैं मानता हूँ कि जो थोड़ी बहुत आलोचना हुई वो तर्क संगत आलोचना नहीं थी।
अरब देशों ने भी भारतीय सैन्य कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये भारत का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी अधिकृत भूमि वापस ले। पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी भारत का साथ दिया था। युद्ध के दौरान श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडारनायके ने उनके देश के रास्ते गोवा को जाने वाली सभी पुर्तगाली सहायता पर रोक लगा दी थी। लेकिन दुनिया की कई बड़ी शक्तियों ने भारतीय कार्रवाई की निंदा भी की। इसमें सबसे आगे अमेरिका था। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए आग्रह किया कि भारत तुरंत गोवा से हट जाए। उसने भारत को दोहरी नीति अपनाने का दोषी करार दिया। उसका कहना था कि एक तरफ तो भारत अहिंसा की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ उसने बलपूर्वक गोवा का अधिग्रहण किया है। ब्रिटेन ने गोवा पर भारतीय दावे को तो सही ठहराया था। उसने इस बात को भी माना था कि गोवा के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उसने भारतीय सैन्य कार्रवाई को सही नहीं ठहराया। उसका मानना था कि ये मसला बातचीत और कूटनीति से हल हो सकता था। होता यह है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है और गोवा जिनकी कॉलोनी थी वो दुनिया में कोई बहुत बड़ी ताकत तो थे नहीं, तो इसलिए पुर्तगाल के हितों का कुछ क्षति पहुंच रही थी, लेकिन उनको कोई विश्व स्तर पर बड़ा समर्थन नहीं था। हमारी सरकार जरूर उस पर हाथ लगाने से डरती थी कि हो सकता है कि यूरोप तो हमारे खिलाफ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा विरोध ब्राजील ने जताया। उसने कहा कि 7 करोड़ ब्राजील वासी ये समझने में असक्षम है कि भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उसने कहा कि वो भारत की इस कार्रवाई को कभी मान्यता नहीं दे सकता। हालांकि थोड़े समय बाद ही भारत में ब्राजील के राजदूत ने ये भी कहा कि पुर्तगाल को समझ लेना चाहिए था कि उपनिवेशवाद के दिन लद गए हैं। गोवा की आजादी को लेकर चीन की प्रतिक्रिया नपीतुली थी। उसने कहा कि वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के उन सभी लोगों के साथ है जो उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। गोवा की आजादी के बाद पुर्तगाल ने भारत से सारे कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। हालांकि 1974 में ये संबंध पुनर्स्थापित हुए और पुर्तगाल ने गोवा को भारत का हिस्सा मान लिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो जिस तरह ब्रिटेन और फ्रांस ने सिर्फ बातचीत और कूटनीति से भारत से अपने आप को हटा लिया था, पुर्तगाल ने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उसके लिए कूटनीति के रास्ते नहीं खुले थे, लेकिन पुर्तगालियों ने हटने की बजाय भारतीय जमीन पर और ज्यादा हक जमाने में विश्वास रखा। इसलिए भारत के पास भी अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए सैन्य कार्रवाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। आस्था कुलश्रेष्ठ और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण भारत में स्थित गोवा पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत समुद्री किनारों के लिए मशहूर रहा है। छोटे आकार के बावजूद ये बड़ा व्यापार केंद्र था जो हमेशा व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। सामरिक महत्व की वजह से गोवा की तरफ मौर्य, सातवाहन, दिल्ली सल्तनत समेत कई शासक आकर्षित हुए। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ ही आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, जहां पे आपके सुझावों का हमें रहता है इंतजार। नमस्कार। गोवा का प्रथम उल्लेख रामायण काल में मिलता है। पौराणिक लेखों के मुताबिक सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण उसके किनारे बसे हुए ब्राह्मणों के पुनर्वास के लिए परशुराम ने समंदर में शरसंधान किया। ऋषि का सम्मान करते हुए समंदर ने उस स्थान को अपने क्षेत्र से मुक्त कर दिया। ये पूरा स्थान कोंकण कहलाया और इसका दक्षिण भाग गोपुरी कहलाया, जो वर्तमान में गोवा है। महाभारत में गोवा का उल्लेख गोपराष्ट्र यानी गाय चराने वालों के देश के रूप में मिलता है। संस्कृत के कुछ अन्य पुराने स्रोतों में गोवा को गोपकपुरी और गोपकपट्टन कहा गया है, जिनका उल्लेख अन्य ग्रंथों के अलावा हरिवंशम और स्कंद पुराण में भी मिलता है। 3री सदी ईसा पूर्व में यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई थी। बाद में 1ली सदी की शुरुआत में इस पर सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर साल 580 से 750 तक राज किया।
इसके बाद के सालों में इस पर कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया। 1312 तक गोवा पर कदम्ब वंश रहा। 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन जल्द ही विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम ने वहां कब्जा कर लिया। अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहां शासन किया। 1469 में गुलबर्ग के बहमनी सुल्तान ने इसे अपने शासन का हिस्सा बनाया। 1482 के बाद बहमनी राज्य के विभाजन के बाद गोवा बीजापुर के मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल खां के अधीन आ गया, जो पुर्तगालियों के भारत आगमन के समय इसके शासक थे। इस शहर में 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ। क्योंकि जब यूरोपियंस को लगा कि उन्हें खोज करनी है हिंदुस्तान की, तो पहले कोलंबस निकले और कोलंबस पहुंच गए वेस्ट इंडीज, और फिर ये वास्को डी गामा तो 1498 में वास्को डी गामा हिंदुस्तान आए। और फिर धीरे धीरे उनके राजनीतिक, ये तो व्यापार के लिए था, फिर धीरे धीरे उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा हुई और हिंदुस्तान के 3 छोटे से हिस्से पुर्तगाली शासन का अंग बन गए, गोवा, दमन और दीव। 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमाया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। उन्होंने वेल्हा गोवा में एक स्थायी राज्य की स्थापना की। ये गोवा में पुर्तगाली शासन का प्रारंभ था, जो अगले 4.5 सदियों तक चला। आकाश पोपली और आस्था कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।